नमस्कार, स्वागत है आप सभी का हमारे इस खास वीडियो में और आपके साथ मैं सुष्मिता मिश्रा। दर्शकों, आरएसएस ने आज अपने पूरे 100 साल पूरे कर लिए हैं। इस पर हमारे साथ खास बातचीत के लिए इस वक्त मौजूद हैं हरि कृष्ण शर्मा जी। इनसे बात करेंगे और जानेंगे आरएसएस के बारे में, चूंकि आरएसएस के सदस्य भी रहे हैं और आज भी आरएसएस से जुड़े हुए हैं, तो इनसे अच्छा हमें और कौन बता सकता है आरएसएस के बारे में। तो चलिए आज इनसे बात करते हैं और जानते हैं। बहुत बहुत स्वागत है सर आपका। सर, आप आरएसएस से जुड़े हुए हैं और आज आरएसएस को 100 साल पूरे हो गए हैं, इस पर आपका क्या कहना है? अद्भुत क्षण है ये वास्तव में हिंदुत्व के, भारतीय संस्कृति के लिए, देश के लिए, पूरे विश्व के लिए। हमारी भारतीय संस्कृति ने जब विश्व का मार्गदर्शन किया ही है, लेकिन 1925 में जब डॉक्टर हेडगेवार जी ने संघ की स्थापना की जी, तो उसके पश्चात ये विचार करके उन्होंने संघ की स्थापना की कि आने वाला समय वास्तव में जिस प्रकार के संघर्षों में पिछला पूरा 700 वर्ष हम लोगों ने संघर्ष किया, पहले मुगलों से संघर्ष किया, उसके पश्चात अंग्रेजों से संघर्ष किया, संघर्ष करने की नौबत बार बार आखिर क्यों आ रही है और क्यों हम इतनी अधिक शक्ति होने के पश्चात भी पुनः हार के कगार पर पहुंच जाते हैं। तो इस प्रकार का विचार करने के लिए कि ये स्थिति आगामी आने वाले वर्षों में कभी ना आए, इसलिए सन 1925 में राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की स्थापना की जी। पहली बात, संघ को गति देने के लिए उस समय बहुत सारे बालकों को शिक्षा की व्यवस्था के लिए विभिन्न अलग अलग जिलों में, अलग अलग प्रांतों में भेजा गया जी। वो वहां जाकर संघ का काम करते थे और संघ का काम करने के साथ साथ अपनी शिक्षा भी पूर्ण करते थे, जिसमें प्रमुख रूप से यदि हम अपने उत्तर प्रदेश की बात करें, क्योंकि हम लोग वास्तव में उत्तर प्रदेश में ज्यादा समय रहे हैं, तो उत्तर प्रदेश के बारे में ज्यादा बात करते हैं। तो भावराव जी देवरस जी, परम पूज्य तृतीय सरसंघ चालक बाला साहब जी देवरस के छोटे भाई भावराव जी देवरस के नाम से लखनऊ में कार्यकर्ता को भेजा गया जी। और अद्भुत व्यक्तित्व के धनियों का निर्माण क्योंकि संघ ने अपनी संस्कार शाखा के माध्यम से किया है, तो ऐसे परम पूज्य भावराव जी देवरस ने मुरली मनोहर जोशी, अटल बिहारी वाजपेयी, दीनदयाल उपाध्याय और ऐसे न जाने असंख्य कार्यकर्ताओं को उन्होंने संघ के साथ जोड़ा जी। इसी के साथ एक विशिष्ट कार्य जो उनको दिया गया था संघ के कार्य का विकास करने की दृष्टि से, जिस समय वो उन्होंने लखनऊ विश्वविद्यालय में प्रवेश लिया, उस समय एक साथ 2 डिग्री लेने की भी अनुमति उस समय होती थी जी। तो LLB और BA दोनों में उन्होंने प्रवेश लिया और एक ऐसे स्थान पर जो आजकल हमने देखा हुआ कि सीढ़ी के चढ़ते समय नीचे एक स्थान रहता है जो बाकी बच जाता है, जिसको कबाड़ के रूप में इस्तेमाल करते हैं, ऐसे किसी से आग्रह करने के पश्चात वो ऐसे स्थान पर रहकर संघ के कार्य को लोगों को समझाने का काम करते थे, अध्ययन करते थे और वहीं पर रहते थे जी। और ऐसे में भी उनको दोनों विषय में गोल्ड मेडल प्राप्त हुआ और बकायदा लखनऊ विश्वविद्यालय के उस कैंपस में आज भी भावराव जी के नाम की पट्टिका वहां पर लगी हुई है जी। क्योंकि दीनदयाल उपाध्याय जी, रज्जू भैया के बारे में कहते हैं कि वो ऐसे साइंटिस्ट थे, फिजिक्स के ऐसे प्रोफेसर थे कि भी लगता था कि भी शायद जब सीवी रमन मतलब वो उनकी प्रेरणा से जो है, भावराव जी की प्रेरणा से संघ के प्रचारक निकले और संघ का काम करने लगे और उन्होंने किसी प्रकार के अलग जो आर्थिक स्रोत थे उनको धीरे धीरे करके अपना कम करना प्रारंभ किया, लेकिन फिर भी कुछ समय के लिए कक्षाओं में जाते थे पढ़ाने के लिए, क्योंकि अच्छे अध्यापक होने के कारण से शिक्षार्थी बड़ी मात्रा में उनसे पढ़ना चाहते जी। रज्जू भैया से सीवी रमन का एक शब्द एकदम से ध्यान में आता है कि वो उनका कहना था कि भी यदि रज्जू भैया को, जिनका पूरा नाम राजेंद्र सिंह था जी, जो बुलंदशहर के नजदीकी के रहने वाले थे, और यदि उन्हें संघ नहीं प्रचारक के रूप में निकालता तो शायद देश को एक और नोबेल पुरस्कार प्राप्त होता। ऐसे ऐसे व्यक्तित्व के धनी जो है संघ के प्रचारक रहे हैं जी। बाला साहब जी आजन्म बिल्कुल जिसे कहते हैं ना कि पूरे समय तक अत्यधिक अस्वस्थ होने के पश्चात भी जो है लगातार संघ का काम करते रहे। ऐसी प्रचारक पद्धति का संघ की तरफ से निर्माण किया गया कि आज भी हजारों के रूप में लोग अपनी शिक्षा दीक्षा पूर्ण करने के पश्चात परिवार का मोह त्याग कर
वो संघ के प्रचारकी के लिए जाते हैं और वास्तव में उन्हें बोला जाता है कि बिना भगवे कपड़ों के संत, जी सामान्य वेशभूषा में जो संत है वो संघ का प्रचारक है, जिसके कोई बात नहीं, मैं पानी दूं? क्योंकि वास्तव में इतना अद्भुत संगठन है संघ, वास्तव में खुद भावुक हो गया। 14 साल मैंने भी संघ की प्रचारकी की है, विभिन्न स्थानों पे रहा हूँ। छोटे छोटे बच्चों से लेकर परिवार के वातावरण में किस प्रकार का परिवर्तन होता है। जी, मुझे ध्यान है कि जब मैं 1986-87 में मेरठ कॉलेज में BSc, ये आप अपना एक्सपीरियंस बता रहे हैं, आपने जब संघ ज्वाइन किया और आपका संघ के साथ जुड़ने के बाद का जो एक्सपीरियंस है वो आप बताने जा रहे हैं। मैं छात्रावास में उस समय रहता था जी। मेरठ कॉलेज के, और मेरठ कॉलेज के छात्रावासों की स्थिति उस समय ऐसी थी कि हर सप्ताह पुलिस की रेड वहां पर पड़ती थी। जी, अब आप वहां के विद्यार्थियों की कल्पना कर सकते हो क्योंकि जो लोग हॉस्टल में रहते थे उनकी स्थिति कैसी रही होगी। जी, अब ऐसे में जब संघ से संपर्क हुआ जी, तो शायद वो सारे अवगुण जो एक हॉस्टल में रहने वाले विद्यार्थियों में सामान्यतः आ ही जाते हैं, उसमें से एक भी अवगुण ईश्वरीय कृपा से मेरे अंदर नहीं। पान, बीड़ी, सिगरेट, तंबाकू, न शराब, बस देशभक्ति का ऐसा नशा लगा के परिवारों में निकल के। और पूरा समय देखिए 1988 में संघ का जब मैं प्रचारक बना उस समय मैंने CPMT क्वालिफाई की थी। CPMT में मेरा नंबर आया था, पंतनगर में नंबर आया था मेरा, लेकिन मैं उसको छोड़ के संघ के प्रचारकी में गया। मेरठ से मैंने संघ के प्रचार का काम प्रारंभ किया। 100 साल के इतिहास में वास्तव में संघ के प्रचारकों की जो, जैसे कहते हैं ना कि जड़ों के नीचे के जो पत्थर हैं जी, उनको यदि हटा दिया जाए तो शायद ना तो पौधा जड़ हटने पर समाप्ति हो जाता है, और ऐसे मकान कितनी बड़ी इमारत बनी हुई हो यदि उसमें नींव का पत्थर नहीं लगा हुआ तो जर्जर हो जाएगी। वही स्थिति संघ की है। संघ में प्रचारक पद्धति एक ऐसी पद्धति है कि वो अपने परिवार का मोह त्यागने के पश्चात जो संघ का पूरा समय अच्छी शिक्षा प्राप्त करते हैं। और इतने धनाढ्य और इतने अच्छे परिवारों से लोग प्रचारक निकले। अभी यदि विशिष्ट तौर पर मैं यदि आपसे चर्चा करूं कि अपने देश के प्रधानमंत्री मोदी जी संघ के प्रांत प्रचारक रहे जी। अब वो जो कहते हैं बार बार कि मैं थैला उठा के, तो वास्तविकता है ये कि संघ का प्रचारक, संघ में एक पद्धति है संघ शिक्षा वर्ग, जिसमें संघ के कार्यकर्ताओं को निपुण करके जो है अपने क्षेत्र में काम करने के लिए निपुणता दी जाती है। उसमें शाखा लगाने की पद्धति भी है। शारीरिक, बौद्धिक, मानसिक जितना भी उनका विकास हो सकता है वो सारा विकास करने का काम किया जाता है। और संघ का जो प्रचारक होता है जो अपने क्षेत्र को उस समय तक परिवार के लोगों को, संघ परिवार के, शाखा के परिवार के लोगों को जो अपना परिवार का सदस्य मान लेता है, उनके परिवार की माताएं बहनें जो उसको पुत्रवत स्वीकार कर लेती हैं। उस समय में भी वो प्रचारक जिस समय संघ शिक्षा वर्ग में जाता है तो अपना थैला स्वयं लेकर जाता है। किस लिए कि भाई हो सकता है संघ की अगली योजना में मुझे किसी और स्थान पर जाना भेज दिया जाए, तो वो वहां से ही चल रहे। इसीलिए संघ की उसी पद्धति को अपनाते हुए बार बार प्रधानमंत्री जी कहते हैं कि मैं तो झोला उठाकर चल मुझे जहां भेजेंगे। एक व्यक्ति आज यदि पूज्य सरसंघ चालक के दायित्व का वहन कर रहा है और किसी कारणवश जो है वो जो है अपने दायित्व से मुक्त हो जाता है तो अगले दिन ही आप उसे देखेंगे वो नीचे सामान्य कार्यकर्ता की श्रेणी में बैठा होगा। जबकि पूरे विश्व में कोई भी ऐसा संगठन नहीं है कि एक बार यदि वो उच्च पद पे चला गया उसके पश्चात यदि उसकी फीस थोड़ी सी भी ढीली कर दी गई तो वो बगावत कर देता है जी। हमारे यहाँ तो प्रांत के प्रचारक को भी जो मुख्य शिक्षक बना लिया जाए तो वो सामान्य तौर पर मुख्य शिक्षक का दायित्व का निर्वहन करता है। ऐसी अद्भुत संघ की पद्धति है और इसी अद्भुत संघ की पद्धति के कारण से विश्व के जो तमाम सर्वाधिक संख्या वाले संगठन है वो संघ के पास है। ऐसे 40 से अधिक संगठन जो है संघ के विभिन्न क्षेत्रों में काम करते हैं और वही कारण है कि संघ आज बड़े गर्व के साथ विश्व की सबसे बड़ी शक्ति के रूप में जो अपने जीवन के 100 वर्ष पूर्ण कर रहा है।
जी, तो आजकल के युवाओं को आप क्या कहना चाहेंगे? क्या उन्हें संघ में जाना चाहिए? क्या उन्हें आरएसएस ज्वाइन करना चाहिए? आज की डेट में सांस्कृतिक प्रदूषण जी। जिसे कहते हैं, पहनावे से लेकर बोलचाल से लेकर और दृश्य और श्रव्य, जो दोनों चीजें इतनी गलत हो गई है, जिसके कारण से क्या कि पूरा परिवर्तन उन लोगों के बीच में आया। जी। हालांकि पिछले कुछ लगभग 10 सालों के अंदर अंदर धार्मिक परिवर्तन के रूप में यदि हम देखें तो बड़ी मात्रा में युवा शिव भोले की कांवर उठाने के लिए आते हैं, बाकी सब कुछ करते हैं, लेकिन वर्ष में एक कार्यक्रम ऐसा करते हैं और बड़ी मात्रा में जाते हैं, करोड़ों की संख्या में जाते हैं। जी। लेकिन उसके आने के पश्चात और वहाँ यहाँ से अपने क्षेत्र से गंगा जी तक जाने के पश्चात उनके मन में क्या भक्ति का ही भाव होता है, क्या हुड़दंग का भाव होता है या नहीं होता। यदि उनसे कहीं से भी गलती से 2, 4, 5 लोगों के साथ बदतमीजी और बेहूदगी हो जाती है तो पूरे समाज में एक गलत संदेश जाता है। उस संदेश को यदि हमने पॉजिटिव वे के अंदर लेकर जाना तो संघ की शाखा सबसे बड़ा माध्यम है। देशभक्ति के बिना कुछ भी संभव नहीं है। इसीलिए उन नौजवानों को अपने साथ जोड़ने के लिए संघ ने अभी पिछले 2 साल पहले जो है 5 प्रण करके ऐसे अपने घोषित किए हैं, जिन पर पूरे समाज के लोगों को चलाने का विचार संघ के माध्यम से किया जाएगा। और वो 5 प्रण बताते हैं जिससे कि युवाओं को समझ में आ जाएगा। सबसे पहले स्व की भावना। स्व माने स्वदेशी। स्वदेशी का मतलब ये नहीं है कि भी हमने अंग्रेजी की शिक्षा प्राप्त नहीं करनी, हमने पाश्चात्य कपड़े नहीं पहनने या कुछ नहीं करना, लेकिन प्राथमिकता के आधार पर हमारे देश की बनी हुई चीज, मुझे अपनी संस्कृति, मुझे अपनी भाषा, अपने माता पिता, अपने क्षेत्र, अपने देश पर हमेशा गर्व हो, इस प्रकार का वातावरण निर्माण करने का काम संघ पहले स्व के माध्यम से करना चाहिए। तो जब नौजवानों के अंदर ऐसा विचार आएगा तो बड़ी मात्रा में जो प्रतिभाएं पलायन करके विदेशों में चली जाती हैं, जैसे अमेरिका ने अभी PDF-B1 जो वीजा लगाया है, जिसमें 85 लाख रुपए देकर नौजवान नौकरी प्राप्त करने के लिए वहां जाएंगे। अरे भी 85 लाख रुपए देकर यदि वहां जाओगे, 85 लाख में यदि यहाँ पर ही कोई उद्योग अपना ही प्रारंभ किया तो हो सकता है कि भी आने वाले 2, 4, 5 वर्षों में जो है वो कम से कम 5-7 हजार लोगों को नौकरी देने की स्थिति में आ जाए। तो ये दृष्टि परिवर्तित करने के लिए स्व का भाव, इसी के साथ कुटुंब प्रबोधन। कुटुंब प्रबोधन का मतलब अपने परिवार में देखिए कि हमारे परिवार में बच्चे की अलग सोच है, माँ की अलग सोच है, पिता की अलग सोच है। वो जैसे ही घर में प्रवेश करते हैं, बच्चा अलग मोबाइल लेकर बैठा होता है, माँ अलग बैठी होती है और पिताजी अलग बैठे होते हैं। आपस में कोई वार्ता नहीं होती, जिसके कारण से एक दूसरे के जीवन में कौन सी समस्याएं चल रही है इसका हम लोगों को पता ही नहीं। हम यदि विचार करें तो पहले हमारा परिवार जो होते थे, संयुक्त परिवार होते थे, तो कोई न कोई किसी न किसी परिवार से लाड प्यार करते करते जो है वो उसकी समस्या के बारे में जान लेते थे। आज हम जब बातचीत ही नहीं करते तो हमें जानकारी कहाँ से होगी। तो ऐसे कुटुंब प्रबोधन के माध्यम से परिवार में कम से कम एक बार, मिनिमम दिन में एक बार जो है साथ में भोजन करें, साथ में भजन करें, और भोजन भजन के बाद जो है सब वातावरण जो परिवार का अपने आप ही निखरना प्रारंभ हो जाएगा। किसी की कहते हैं ना कि माता की आंखों में इतनी शक्ति होती है कि बच्चा किस चीज क्यों परेशान हो रहा है वो देख कर ही पता करे, लेकिन उसके लिए बच्चे का सामने होना भी तो जरूरी है। यदि एक बार वो भोजन के लिए माँ के सम्मुख बैठेगा और माँ भी उसी दृष्टि के सबके साथ बैठेगी, तो एक तो आतिथ्य वाला हिसाब किताब कि भाई मुझे केवल परोसा हुआ ही नहीं खाना, मुझे दूसरे को भी परोस के खिलाना। ये वाली स्थिति जब निर्माण होगी तो वास्तव में परिवार का वातावरण जब श्रेष्ठ होगा तो इससे हमारा गली मोहल्ला क्षेत्र हमेशा श्रेष्ठ होगा और इसी से ही हमारा देश में। इसके पश्चात है पर्यावरण। अब बच्चों को आपने बहुत देखा होगा कि उनकी रुचि का काम है कि नौजवानों की रुचि का काम रहता है कि पौधारोपण करना, स्वच्छता अभियान करना। मोदी जी ने जब स्वच्छता अभियान के बारे में कहा था तो घर घर से बड़ी मात्रा में नौजवान बच्चे जो निकले थे सफाई अभियान करने के लिए, और ऐसी स्थिति में जो नौजवान है उन्हीं को इसी प्रकार से जोड़ते हुए अपना पौधारोपण करें। पौधे के साथ साथ प्लास्टिक और जैसी चीज जो है जो हमारी धरती को बहुत अधिक नुकसान करने वाली है उन सबसे बचने का प्रयत्न करें। ऐसा भी उनसे आग्रह किया जाता है कि वो अपना संदेश जो है एक के माध्यम से एक के माध्यम से एक जब देंगे, और जो पौधे लगाए हैं
उनका संरक्षण करने का भी हम लोग काम करें, तब वास्तव में पर्यावरण का संदेश पूरा होगा। जी इसी का साथ साथ अभी यदि हम एक बार, मैं आपके सामने यदि फेसबुक खोल दूं तो कम से कम 10 संदेश यदि मेरे पास या 10 वीडियो आएंगे तो 10 के 10 वीडियो सामाजिक वैमनस्य उत्पन्न करने वाले हैं। जी वो इसके पंथ को गाली दे रहा है, वो उसकी जात को गाली दे रहा है, वो उसकी बहन को गाली दे रहा है, उसकी माँ को गाली दे रहा है। जी वो यही वातावरण निर्माण कर रखा है। सामाजिक रूप से इतनी गलत स्थिति हो गई, कोई मनुस्मृति के बारे में कह रहा है, कोई तुलसीदास जी के बारे में कह रहा है। अरे भाई, इतने श्रेष्ठतम व्यक्तियों ने उस समय की वातावरण के हिसाब से, उस समय की स्थिति के बारे में के हिसाब से जो ग्रंथ लिख के आज उसकी जो पहचान है वो पुराने समय के हिसाब से तो वो रह नहीं सकती। आज जब हम पहले पुराने समय में, मनुस्मृति के समय में यदि हम धोती कुर्ता पहनते थे या नग्न रहते थे ऊपर, तो आज तो हम कपड़े पहनने की स्थिति में आ गए ना। तो यदि हम इतने आधुनिक हो गए, तो हमारे विचारों में यदि आधुनिकता आई है, तो हम उन विचारों को आज के उसी विचारों के हिसाब से लेकर चले जी तो हमें ध्यान में आता है कि हमारे अर्थ और बाकी सारी चीजें जो है वास्तव में कितनी श्रेष्ठता से लिखी गई थी। तो इसीलिए समाज के सभी लोगों को, समाज के सभी वर्गों को हम एक भाव से एक साथ रखने का काम करें, सामाजिक समरसता का। उसमें ना किसी जाति का भेद है, ना पंथ का भेद है, ना वर्ग का भेद। जी आप किस जाति को एक साथ खाएंगे, एक साथ बैठेंगे, एक साथ गपशप करेंगे, एक साथ पूजा करेंगे, तब वास्तव में देश का वातावरण जो एकता वाला। क्योंकि भूखे भेड़िए तो चारों तरफ घूम रहे हैं हमारे, चाइना भी घूम रहा है, अमेरिका भी घूम रहा है, और बाकी भी देश जो है पहले से ही है ना। क्योंकि ये तो विशेषता ही है कि जो भी देश है वो साम्राज्यवादी स्थिति वाले हैं, लेकिन भारत कभी साम्राज्यवादी स्थिति वाला नहीं है। इसीलिए हमने खोया जरूर है, लेकिन हमने किसी का कब्जाया नहीं जी। इसी कारण से हमारा देश सर्वश्रेष्ठ, विश्व को मार्गदर्शन करने वाला देश है। एक वातावरण और रह जाता है, इसके बाद सामाजिक समरसता हो गई, पर्यावरण हो गया, बाकी चीजें हो गई सीधी सीधी। एक पंच चार हो गए, कितने हो गए? हाँ, ज्यादा बोलते समय ध्यान नहीं रहता कि 5 प्रण एक तरह से लेंगे। तो स्व की भावना तो समझ में आ गई। इसके बाद है नागरिक कर्तव्य जी। अब आप यदि यहाँ पर देखिए, हमारे यहाँ मैं जहाँ पर बैठे हुए, यहाँ पर एक कोई कार्यक्रम हुआ, कार्यक्रम के पश्चात पूरे पार्क की स्थिति देखे तो आपको लगेगा जगह जगह गिलास पड़े, जगह जगह वो पड़े जी। ये बहुत सामान्य सी बात है कि आपकी यदि डस्टबिन रखा हुआ है तो आपको इतनी बुद्धि का केवल प्रयोग करना है कि आपने जो गिलास से किसी चीज का इस्तेमाल किया उसको डस्टबिन में डालो जी, और नहीं डाला है तो दूसरे वाले को भी उठाकर डाल दीजिए। आप करेंगे तो आपके देखा देखिए आपके बच्चे दिखाएंगे जी। हम छोटे छोटे बच्चों को अपने वाहन देते हैं, वाहन देते समय जो रेड लाइट क्रॉस करके जाते हैं तो हम बड़ी ताली बजाते हैं जी। हेलमेट पहनने को उससे आग्रह नहीं करते, लेकिन चाबी तुरंत देते हैं जी। 18 साल का हुआ नहीं, उसके पास लाइसेंस नहीं है, फिर भी हम लेके पड़े कि बेटा जा जरा बोल ले आप सामान। बच्चे को लालच है बाइक चलाने का या स्कूटी चलाने का, हम उसको लालची भी बना रहे हैं और गैर जिम्मेदार भी बना रहे हैं। जब कल को कोई घटना दुर्घटना होती है तो प्रशासन को भी गाली देते हैं, सरकार को भी गाली देते हैं, लेकिन कभी भी अपने आप को गाली नहीं देते यार मेरी मूर्खता के कारण से जो है मेरा बच्चा गया आदि से। तो ऐसे नागरिक कर्तव्यों के बारे में लोगों को जानकारी हो और लोग अपने कर्तव्यों के प्रति, अपने कर्तव्यों के बारे में तो जागरूक हो ही, लेकिन सामाजिक रूप से मेरे क्या क्या कर्तव्य हैं उनका भी आकलन करके जो है हम सामाजिक रूप से एक दूसरे से मिलते हुए आगे बढ़ते चले गए। जिस प्रकार की 100 वर्ष की अभी हमने जो है अवधि पूरी की है जी, और अद्भुत ढंग से पूरी की है, ऐसे ही जो है आने वाले समय में जो है और 200 वर्षों तक, 500 वर्षों तक, 1000 वर्षों तक चलेगी गति को हम बढ़ता हुआ ही देखेंगे, यह निश्चित बात है। और यही पंच प्रण जो है वास्तव में समाज में एक विस्तार के साथ जो है जब ये जाएंगे तो वास्तव में सामाजिक परिवर्तन जिसके बारे में हम कल्पना करते हैं, जैसे पिक्चरें हैं, पिक्चरों को देख के आदमी जो है उसके बारे में सोच लेता है कि हमें इसका क्या असर होने वाला है। उसी प्रकार से जब ये पंच तत्व जो है हम लोगों के मन में जाएंगे तो वास्तव में सामाजिक रूप से बड़ा अच्छा परिवर्तन समाज में दिखाई देगा। और हम जिस कल्पना के साथ लेकर चलें कि भारत देश को विश्व का सर्वश्रेष्ठ गुरु के रूप में स्थापित करना, वो हम स्थापित कर ही देंगे, यह निश्चित है और इसको कोई भी नकार नहीं सकता।
अच्छा, तो अभी कल एक कांग्रेस की प्रवक्ता है सुप्रिया सुनेत्रा, आपने भी सुना होगा, उन्होंने कहा जो देशभक्त हैं वो तो जंग में चले गए और जो डर गए हैं वो संग में चले गए। तो इसको आप कैसे देखते हैं? देखिए, संघ की स्थापना करने वाले परम पूज्य डॉक्टर केशव बलिराम हेडगेवार जी, आप कभी भी जो है कांग्रेस का इतिहास उठा के देखिए। जब कांग्रेस की स्थापना 1859-60 के लगभग हुई होगी, जब 25 में हुई, चलो मान लेते हैं। जब संघ उसकी कांग्रेस की स्थापना हुई तो किसने की? किसी भारत के नागरिक ने की। A.O. ह्यूम नामक अंग्रेज जो व्यक्ति था, उसने कांग्रेस की स्थापना करी। और की किस लिए? गांधी जी यहाँ पढ़ते थे क्या? गांधी जी ने शिक्षा यहाँ प्राप्त करी, जवाहरलाल नेहरू ने शिक्षा यहाँ प्राप्त की क्या? हमारे गुरुकुल में तो नहीं पढ़े। ये अपना धन कमाने के लिए कोई दक्षिण अफ्रीका गया या विदेश में गए या विदेश से शिक्षा प्राप्त करके बैरिस्टर बन के आए। आखिर इनको यहाँ आने की जरूरत क्या पड़ी? जब वहाँ अच्छा खासा पैसा कमा रहे थे, वहाँ आंदोलन भी करके जो है गुमटिया जो है उनका अपना नेतागिरी भी ठीक ठाक चली गई थी, लेकिन क्यों लाया गया इन्हें? क्योंकि 1857 की क्रांति के पश्चात अंग्रेजों को लग गया था यदि ये स्थिति यदि समय से पहले वो चीज लीक नहीं होती तो शायद 1857 में ही हम स्वतंत्र हो चुके होते। वैसे तो हम स्वतंत्र थे नहीं, लेकिन क्योंकि ऐतिहासिक रूप से हमें ये दिग्भ्रमित किया गया कि हम परतंत्र थे और 26 जनवरी को जो है 15 अगस्त को जो है इस प्रकार से झंडा फहरा करके हमने जो है स्वतंत्रता का और स्वाभिमान का दोनों के प्रतीक के रूप में उनको स्वीकार कर लिया है। इसलिए ध्यान में आता है कि भी यदि हम गुलाम थे तो ऐसी कौन सी पद्धति थी जिसमें हमारे यहाँ तो बैरिस्टर भी बन गए, पढ़ाई लिखाई भी हो गए, गुरुकुल भी अच्छे चल रहे थे, बाकी सब लोग भी कर रहे थे और प्रदर्शन भी हो रहे थे, सब कुछ हो रहे थे। किसी गुलामी को कहाँ प्रदर्शन करते देखा कि कैसी स्थिति है। खैर, जब गांधी जी आए, गांधी के अंग्रेजों की योजना से, मतलब मैं जो पढ़ी हुई बात कह रहा हूँ, मुझे नहीं पता कि तथ्यात्मक रूप से मैं कहाँ पर ठीक हूँ कहाँ पर गलत, लेकिन यह सत्य है कि उनको बाकायदा जो क्रांतिकारी लोग थे, जो गर्म दल के लोग थे, इन लोगों को शांत करने के लिए कि भी ये हमसे सत्ता जल्दी से जल्दी छीन ना ले, और अंग्रेज भागने ही वाले थे। यदि गांधी जी इस देश में नहीं आते तो गांधी 1915 में तो वास्तव में अंग्रेज भाग चुके होते, क्योंकि उनकी ऐसी धुलाई हो चुकी थी, यहाँ पर इतना विरोध हो चुका था उनका कि भाई मजबूरी नहीं उनको लाया गया। सारा अहिंसा यदि तब होती कि द्वितीय विश्व युद्ध जब हो रहा था, अंग्रेजों को सैनिकों की जरूरत पड़ी, तो यदि गांधी जी अहिंसा के इतने बड़े पुजारी थे तो देश के नौजवानों का उन्होंने आह्वान क्यों किया कि अंग्रेजों की सेना में भर्ती हो जाए? कि वहां पे प्रसाद बांटने के लिए जाने वाले थे क्या वो भारतीय मतलब सैनिक बन के अंग्रेजों के लिए? वो भी तो युद्ध का तो मतलब ही हुआ ना एक दूसरे को मारना। फिर अहिंसा का सूत्र उनका कहाँ गया? केवल मेरे देशवासियों के लिए लट खाने के लिए जो है अहिंसा, बाकी के लोगों के लिए हिंसा का मंत्र देने वाले वो कौन होते थे? उस समय जिस समय उनकी हत्या हुई, गांधी जी की हत्या हुई, आज गांधी जयंती भी है। हाँ, मैं तो लाल बहादुर शास्त्री जी की जयंती के बारे में बातचीत करूंगा। लाल बहादुर शास्त्री जी की भी जयंती जिन्होंने लोग तो कहते हैं कि जो गांधी जी ने आजादी दिलवाई है हमें। कारण क्या? देखिए, हम विद्यार्थी रहे हैं, हमने विद्यार्थियों ने वो पुस्तकें पढ़ी हैं जो NCERT या किसी बोर्ड द्वारा लिखी गई। इससे पहले भारत का इतिहास लिखने के लिए एक काउंसिल बनी हुई है, उसका नाम है इंडियन हिस्ट्री काउंसिल। इंडियन हिस्ट्री काउंसिल में कौन लोग थे? कम्युनिस्ट बड़ी मात्रा में, कांग्रेसी बड़ी मात्रा में, अंग्रेज जो थे, अंग्रेजों ने तो हमारे यहाँ छुआछूत की कहाँ वो भावना थी? यदि छुआछूत की भावना होती तो अम्बेडकर हो जाते क्या? उनको तो शिक्षा दीक्षा के लिए ब्राह्मण ने प्रोत्साहित किया आगे। और यदि इतनी अछूत लोग कहते हैं कि पानी नहीं पीने देते, भाई ये हो सकता है कि भी कोई ऐसा स्थान हो जहाँ पे पानी नहीं पीने देते थे। वो कारण क्या था कि भी हर वर्ग जो है एक प्रकार से अपनी जिम्मेदारी का निर्वाह करता है। जैसे मान लिया कि मैं यहीं पर सफाई करने लग जाऊं और अचानक आपको अपने हाथ से पानी लाकर पिलाने लगूं कि आप मेरे हाथ का पानी पिए, क्योंकि मेरे हाथ तो गंदे हैं उस समय, क्योंकि मैं सफाई करके आया हूँ। हाँ, आप नहा धो के स्वच्छ होके आइए, आपके
आप किसी को भी पानी पिलाएंगे क्या, खाना खिलाएंगे, सब खाएंगे पिएंगे सीधे। यदि आपके शरीर से उस समय किसी मतलब यदि आपने कोई कचरा उठाया या किसी चीज की दुर्गंध आ रही तो स्वाभाविक रूप से लोग आपके नजदीक से भी निकलने में नाक बंद करना पसंद करेंगे। और ऐसा ही होता है यहाँ जब कूड़े के ढेर सड़क किनारे लग जाते हैं, क्या हम नाक बंद करके भी चलते, वहां तो कोई सामाजिक व्यक्ति नहीं रह रहा होता ना, क्योंकि हम वहां की स्थिति देखकर नाक बंद करके निकलते हैं। इसमें वर्ण व्यवस्था का कोई लेना देना नहीं, और सभी व्यक्ति निकलते हैं उसी प्रकार से। वो सफाई कर्मचारी भी अपने मुंह को लपेटता है जो वहां पे सफाई कर रहा है, क्योंकि दुर्गंध तो मानव स्वभाव है कि ग्रंथि बनी है तो उससे वो तो ले गए। तो जहां तक उनकी बात है कि भी उन्होंने आजादी में बहुत बड़ा हिस्सा लिया, पूरे इतिहास का एक एक पन्ना टटोल लीजिए, एक कांग्रेसी को यदि अंग्रेजों ने कन्न की उंगली से छुआ भी हो, केवल एक व्यक्तित्व को छोड़ के जिनका नाम था लाला लाजपत राय, जिनके सिर पर लाठी मार के पुलिस ने पूरे किसी भी आंदोलन में किसी भी क्रांतिकारियों के सिर पर लाठी मार के मौत के घाट उतारा क्या? अब इतिहास पढ़िए पहले, सबके मारने का नियम ही है, पैरों के नीचे लाठी मारने का नियम है, लेकिन सिर पे लाठी मार, और पूरे आंदोलन में एक ही व्यक्ति के सिर पे लाठी क्यों मारी गई, बाकी लोगों के सिर पे लाठी क्यों नहीं मारी? क्योंकि पुलिस का एक तरह से जो अंग्रेज वो थे पुलिस वाले, सबका एक ही लक्ष्य था कि इस व्यक्ति को जो क्योंकि वो व्यक्ति जो गरम दल का सदस्य होने के कारण से बाकी अहिंसावादी लोगों को उस व्यक्ति का वो व्यक्ति पसंद नहीं था। भगत सिंह फांसी लगी, कितने बैरिस्टर थे उस समय हमारे देश में भाई, एक भी बैरिस्टर ने उनका मतलब जो निर्णय आने वाला था उसके विरुद्ध कोई ऑब्जेक्शन किया, किसी चीज को बोला गया, रोक सकते थे, कह सकते थे। चंद्रशेखर आजाद जब जवाहरलाल नेहरू से मिलने के लिए जाते हैं, उसके पश्चात ही अचानक से लोगों को कैसे पता लग जाता कि वो अल्फ्रेड पार्क से होते हुए जा रहे हैं, यानी कि मुखबिरी किसने करी? अरे तुमने तो जितने हमारे नौजवान क्रांतिकारी थे जिन्होंने देश के लिए वास्तव में जो है बहुत बड़ा काम किया था और अंग्रेजों के नाक में दम कर दिया था, इन सबको मरवाने का काम किया। चंद्रशेखर आजाद हो गए, राजगुरु हो गए, भगत सिंह हो गए, और खुदीराम बोस हो गए, मदन लाल ढींगरा हो गए, जिन्होंने विदेशों तक में जाकर अपने यहाँ पर होने वाली किसी भी भारतीय के साथ जो दुर्घटना अंग्रेजों के माध्यम से की गई उसका बदला लेने के लिए विदेश तक में वो चले गए। अरे ऐसे नौजवानों को भूल के केवल एक महात्मा गांधी जान रहे कि भी हमने अहिंसा के कारण से जो अंग्रेजों को भगा दिया, और कांग्रेस ने ही जी वो पूरा आंदोलन अपने हाथ में लिया। ये कांग्रेस और अंग्रेजों की मिली भगत थी और वही शासन पूरा था। कौन सी स्वतंत्रता की बात कर रहे हैं? 1947 में हम देश स्वतंत्र हो गया। अरे जिस झंडे के नीचे नेहरू ने शपथ ली थी, जरा उसके बारे में इतिहास निकाल के देखिए, और उसको शपथ दिलाने वाला व्यक्ति कौन था, उनके बारे में भी जानकारी प्राप्त करें। और फिर उसके पश्चात आने वाले जो वर्ष बीते हैं, यदि नेहरू जी के खुद के प्रधानमंत्री बनने के बारे में कल्पना करें तो कैसे बन गए? एक वोट इन्हें मिला, सरदार पटेल को ज्यादा मिला। सरदार पटेल ने कम से कम ये तो काम किया था कि विभाजन की जब स्थिति निर्माण हुई तो विभाजन की स्थिति में सारी रियासतों को मिलाकर भारत में तो ले लिया जी। अब वो तो सब लोग इसका विरोध करते रह रहे थे, और उसके पश्चात भी हमने सब कुछ झेला है। आज 2 अक्टूबर भी है और विजयादशमी भी है, और आरएसएस ने 100 वर्ष भी पूरे कर लिए हैं। 100 वर्ष भी पूरे कर लिए हैं। और तो, आज लाल बहादुर जी की भी जयंती। तो लाल बहादुर शास्त्री ने कितना बढ़िया संदेश, सोमवार का व्रत, अनाज की कमी हो गई मध्य। लाल बहादुर कोई प्रधानमंत्री बनने लायक व्यक्तित्व तो रहे होंगे, लेकिन नाम कैसे आ गया उनका? क्योंकि मोरारजी देसाई और लाल बहादुर शास्त्री उस समय दोनों स्थिति में थे, लेकिन लाल बहादुर शास्त्री को कांग्रेस का एक भी व्यक्ति नहीं चाहता कि प्रधानमंत्री बने। इसीलिए जिस स्थिति में जवाहरलाल नेहरू जिस पैलेस में रहते थे प्रधानमंत्री आवास में, लाल बहादुर शास्त्री को रहने ही नहीं दिया जा रहा था। क्यों नहीं रहने दिया था? क्योंकि वो तो बपौती थी ना नेहरू परिवार की। और आज भी पूरे देश की सारी संपत्तियां यदि हम सरकारी और गैर सरकारी निकालें तो सरकारी संपत्तियों में 99% संपत्ति नेहरू परिवार के खानदान के नाम पर ही क्यों है भाई?
क्यों? क्योंकि जैसा लिख दिया वो चल गया। और यही कारण तो हुआ कि 1975 में जो है स्थिति आती है, 47 की स्थिति हमने विभाजन के रूप में देखी, 1975 में और बुरी स्थिति देखी। जी। अपने ही अपने लोगों को किस समय केवल राजनीति के लिए कितनी बुरी तरह मार काट कर सकते हैं वो कांग्रेस ने दिखाया। इसीलिए कांग्रेस ये घोषित करने का था कम से कम प्रयत्न न करे कि वो देशभक्ति थी। जी। लेकिन हमारे यहाँ फिलहाल के लिए इस वीडियो में इतना है। मुझे और सर को दीजिए इजाजत। नमस्कार।